तो आज ईद का त्यौहार है और देश भर में मुस्लिम समाज के लोग इस त्यौहार की खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में ईद पर सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक रही, जिसकी वजह से भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने ईदगाह जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया तो अखिलेश यादव भड़क गए। एक रिपोर्ट। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं। खाली वोट बैंक के लिए इस तरह की बातें करते ईद पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक बयान और मच गया सियासी तूफान। ईद के मौके पर अखिलेश यादव ने छोड़ा राजनीतिक बाण और मच गया सियासी संग्राम। दरअसल एक ही दिन मुसलमानों का भी त्योहार है और हिंदुओं का भी। ईद है तो दूसरी तरफ नवरात्र भी चल रहे हैं। सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक धार्मिक स्थलों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। बावजूद इसके कई जगहों पर पुलिस से नोकझोंक और झड़प की खबरें आई। इस बीच अखिलेश यादव भी मुसलमानों के त्योहार ईद पर ईदगाह जाने के प्रयास में थे। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया, लिहाजा अखिलेश यादव भड़क गए और सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया तो सत्ता पक्ष ने भी अखिलेश को जवाब दिया है। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। ये लोग वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव, क्या कहा उन्होंने? गोबर से दुर्गंध आती है, याद है ना आपको, और इत्र से खुशबू आती है। यदुवंशी समाज के लोग गौ माता के बारे में ये विचार रखते हैं, जिससे गोबर लीपते हैं तो गांव का घर शुद्ध होता है। पूजा उसके गोबर से लीपने से होती है। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाजियों ने ईद पर अपनी नमाज तो अदा की, लेकिन हाथों में काली पट्टी बांधकर वो लगातार वक्फ बोर्ड में सुधार का विरोध कर रहे हैं। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस मौके पर जमकर राजनीति भी हो रही है। ईद के पाक अवसर पर नफरती बयानों का शोर भी है और सियासत का जोर भी। अखिलेश की भड़काऊ बयानबाजी के बाद इसका शोर लगता नहीं कि जल्द ही थम जाएगा। रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति पर पूरा जोर लगा रही है, तो विपक्ष को केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति मंजूर नहीं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार से कई अहम सवाल पूछे हैं। एक रिपोर्ट। देश की शिक्षा नीति के मसले पर पहले से ही सियासी संग्राम छिड़ा है। खासकर तमिलनाडु सरकार इसका जबरदस्त विरोध कर रही है। इस बीच नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस की सोनिया गांधी के सवालों ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सोनिया गांधी ने केंद्र की नई शिक्षा नीति के नाम पर केंद्रीकरण करने का आरोप लगाया है। एक अखबार में छपे सोनिया गांधी के लेख में उन्होंने केंद्र पे आरोप लगाते हुए कहा है, पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार का रवैया बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका ध्यान सिर्फ 3 चीजों पे है। ये 3 चीजें हैं: केंद्र सरकार के हाथों में ताकत का जमावड़ा, शिक्षा में निजी कंपनियों को बढ़ावा, निवेश को आउटसोर्स करना और पाठ्यक्रम और संस्थानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना। सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर अपनी नीतियों को थोप रही है। सोनिया गांधी के इन आरोपों का बीजेपी ने तगड़ा जवाब दिया है। This is a letter dictated by the NGO mindset of the Congress party. The reality is Mrs. Gandhi has no clue
when commercialization stepped in and why it stepped in. The Congress party are the prime movers in it. As to the question of communalism, the question that comes up is this game is being played by Sonia Gandhi's own party. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी की आलोचना के बाद सियासी संग्राम मच गया है। नई शिक्षा नीति के केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता से जोड़े जाने पर सत्ता पक्ष आग बबूला है और नई शिक्षा नीति को देश के लिए फायदेमंद बता रहा है। जाहिर है सोनिया गांधी के इन गंभीर आरोपों के बाद जल्द इस पर सियासत थमने वाली नहीं है। मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया। इन दिनों कांग्रेस सांसद शशि थरूर भारत सरकार और प्रधानमंत्री की नीतियों की लगातार तारीफ कर रहे हैं। इस बार शशि थरूर ने भारत की वैक्सीन मैत्री की पहल की जमकर तारीफ की। इसके तहत कोविड काल में भारत ने कई देशों को कोविड-19 वैक्सीन बांटी थी। भारत ने विकासशील देशों को घरेलू स्तर पर विकसित वैक्सीन को सप्लाई किया था। तो सरकार की तारीफ करते हुए थरूर ने कहा है कि भारत ने कोवैक्स पहल में भी योगदान दिया, जो समान वैक्सीन वितरण सुनिश्चित करने का एक वैश्विक प्रयास है। महामारी के काले दिनों के बावजूद भारत की वैक्सीन कूटनीति और एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी, जिसने ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में देश की भूमिका और ग्लोबल चुनौतियों का समाधान करने की उसकी क्षमता को मजबूत किया। शशि थरूर कोई दूसरे देश के नागरिक है क्या? भारत के नागरिक हैं। क्या आंख में पट्टी बांध के रखे हैं? नहीं, उन्होंने देखा भाई बहुत बढ़िया यही ना देश था। शशि थरूर जी ने जो कहा है वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेके वो एक सत्य है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के चलते विश्व में जो काम हुआ, वैक्सीन जिस प्रकार से बांटे गए, उसे भारत की छवि और भारत का एक वर्चस्व बढ़ा। पाकिस्तान में गोलियों से छलनी हुआ मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी लश्कर के लिए करता था धन उगाही। क्या पाकिस्तान में इन आतंकियों के मारे जाने के पीछे लश्कर और जैश के बीच चल रहा तनाव है? देखिए नीता शर्मा की रिपोर्ट। सोमवार को कराची में मारा गया कारी अब्दुल रहमान वैसे तो अहले सुन्नत वल जमात का नेता माना जाता था, लेकिन वो दरअसल लश्कर का आदमी था। वैसे उसे दुकान पर गोली मारी गई। कारी के पिता और पार्टनर भी घायल हुए। कारी अब्दुल रहमान हाफिज सईद का रिश्तेदार बताया जाता था। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में हो रही इस तरह की हत्याओं के पीछे लश्कर और जैश के बीच चल रहा तनाव है। भारत की एजेंसियों के मुताबिक दोनों आतंकी गुटों के बीच चल रहे घमासान का असर जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। RNW के मुताबिक हाल में हो रही घुसपैठ में जैश के आतंकी ज्यादा हैं और भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान की आर्मी इन जैश के आतंकियों को सेफ पैसेज दिलवा रही है। पिछले 3 महीनों में बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की कई कार्रवाइयां सरहद पर देखी गई हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 120 सक्रिय आतंकियों में से 95% जैश से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि जैश के आतंकी जिन्होंने अफगानिस्तान के नूरिस्तान और कुनार इलाकों में ट्रेनिंग ली है, भारत में दाखिल हो रहे हैं। उनके पास आधुनिक हथियार हैं। मकसद भी साफ है, इरादा भी मजबूत है और जज्बे की तो कभी कमी नहीं थी। J&K पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वो तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। वैसे लश्कर और जैश के बीच चल रही तनातनी के चलते पुलिस को कई कामयाबी भी मिल रही हैं, क्योंकि एक आतंकी गुट दूसरे की पोल खोल रहा है। पुलिस के ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क की पकड़ भी जमीन पर पक्की हो चुकी है, जिसके चलते कई ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं।
लश्कर और जैश ए मोहम्मद के बीच में तनातनी चल रही है। इसके मद्देनजर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रहे हैं। इस सब के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू पहुंच रहे हैं और जो एक हाई लेवल ऑडिट करवाया था होम मिनिस्ट्री ने, उसको वो दोबारा से रिव्यू करेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV, इंडिया।